गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल नर्सिंग स्टार में। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है एंटीडोट और ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, पहले मेरी वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसमें एक्चुअली में क्लियरिटी नहीं थी और वॉइस का भी थोड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो स्टूडेंट ने कहा कि आप ये वीडियो जो है वो दोबारा अपलोड करो, तो आज मैं दोबारा वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ एंटीडोट और ड्रग ऑफ चॉइस में। तो फर्स्ट वन जो मेरी जो ड्रग है वो है आपकी पैरासीटामोल। देखो, पैरासीटामोल जो है वो नॉर्मली अपन किसके लिए यूज़ में लेते हैं? पायरेक्सिया के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना कि जो पैरासीटामोल है वो एक्चुअली में है क्या। जो पैरासीटामोल जो है वो है मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग। एग्ज़ाम्स में पूछ भी लिया जाता है कि जो मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है, तो वो आपकी जो है वो है पैरासीटामोल। समझ में आया? यहाँ देखना ये क्या करती है कि जो लीवर है इस लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। ठीक है, आपकी जो पैरासीटामोल है यहाँ पे जैसे मान के चलो आयरन है, अगर आयरन की अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो आयरन भी क्या करता है, आपका जो लीवर है उस लीवर को क्या करता है, डैमेज करता है। हिपेटोटॉक्सिक होता है आपका आयरन भी। ठीक है, अगर आयरन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो यहाँ पे जो आयरन जो है उसका अगर आप एंटीडोट देते हो, तो वो आता है आपका डेसफेरोक्सामाइन। यह आपका एंटीडोट है आयरन का। अगर पैरासीटामोल के मैं अगर एंटीडोट की बात करूं तो पैरासीटामोल का जो एंटीडोट होता है वो होता है आपका एन एसिटाइल सिस्टीन। जो पैरासीटामोल है उसका अगर एंटीडोट होता है वो होता है आपका एन एसिटाइल सिस्टीन। समझ में आया? तो जो मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है आपकी? वो होती है आपकी पैरासीटामोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन जो अपनी जो ड्रग है वो है आपकी एस्पिरिन। देखो, एस्पिरिन की का जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? एस्पिरिन का केमिकल नेम होता है। और यहाँ पर जो एस्पिरिन जो है उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ जो एस्पिरिन होती है वो क्या होती है? डोज डिपेंडेंट ड्रग होती है। डोज डिपेंडेंट ड्रग का मतलब क्या है कि अगर मैं एस्पिरिन की लो डोज दूँ, तब ये काम करेगी आपका एंटीकोगुलेंट का काम करेगी। समझ में आया? और अगर मैं एस्पिरिन की हाई डोज अगर दूँ, अगर एस्पिरिन जो है उसकी अगर मैं हाई डोज दूँ तब ये काम करेगी आपकी एनाल्जेसिक्स का। ठीक है, तो डोज डिपेंडेंट ड्रग होती है आपकी कौन सी? एस्पिरिन। ध्यान देखना, एस्पिरिन का जो केमिकल जो नेम होता है वो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब देखना यहाँ पे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अगर प्रोलॉन्ग्ड अगर कोई पर्सन है वो अगर एस्पिरिन का यूज़ कर रहा है तो उसमें जो कंडीशन राइज हो सकती है किसकी वजह से? एस्पिरिन की वजह से। उस कंडीशन को बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जो एस्पिरिन जो है उसका अगर बहुत ज़्यादा अगर पर्सन है वो यूज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि उसको जो क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसके होने के चांसेस होते हैं। तो एस्पिरिन जो है वो एक कोज बता गया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। समझ में आया? चलो ठीक है, यहाँ एस्पिरिन जो है उसका जो एंटीडोट होता है वो होता है आपका NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है? एस्पिरिन का एंटीडोट होता है। इधर देखना
आपका जो एस्पिरिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसके, कौन से पेशेंट में, अस्थमा वाले पेशेंट में। कि अगर कोई पेशेंट है, अगर वो अस्थमा से सफ़र कर रहा है तो उसमें कौन सी ड्रग जो एस्पिरिन है वो देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। तो एस्पिरिन जो क्या होती है वो क्या होती है, अस्थमा वाला जो पेशेंट है उसमें क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। होते कैसे है देखना कि अगर नॉर्मल कंडीशन की मैं बात करूँ, जैसे मान के चलो ये सेल है, समझ में आया? इसकी जो सेल वाल जो है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। किससे मिलके बनी होती है, ये बनी होती है आपकी फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। वैसे कोलेस्ट्रॉल भी होता है, प्रोटीन भी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो बनी होती है, कॉन्स्टिट्यूट जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड पे यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं अपन फॉस्फोलाइपेज। और ये जो फॉस्फोलाइपेज है ये क्या करता है, इस फॉस्फोलिपिड को किस में कन्वर्ट करता है, एराकिडोनिक एसिड में, एराकिडोनिक एसिड के अंदर, समझ में आया? और यहाँ देखना यहाँ जो एराकिडोनिक एसिड है इस पर एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं अपन कॉक्स एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका कम्प्लीटली जो नेम होता है वो होता है साइक्लोऑक्सीनेज, ठीक है। इसकी प्रेजेंट में ये जो एराकिडोनिक एसिड है वो रिलीज़ करता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन एज ए वर्क करता है आपका लोकल हार्मोन, हाँ या ना? देखो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक्चुअली में वर्क करता है एज ए ऑक्सीटोसिस भी वर्क करता है। ऑक्सीटोसिस का मतलब क्या है कि द ड्रग्स विच इन्हेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है। जो यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है उन कॉन्ट्रैक्शन को अगर इंक्रीज करें उनको बोलते हैं अपन ऑक्सीटोसिस। उसमें आपका एक एग्जांपल आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। दूसरा अपन बोल सकते हैं कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करता है, HCl जो है उस HCl के सिक्रीशन को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब HCl के अगर ये सिक्रीशन को डिक्रीज करता है तो यहाँ पर आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन है एज ए वर्क आता है किसके लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए। पेप्टिक जो अल्सर है उसमें भी एज ए ट्रीटमेंट के तौर पर किसको यूज़ में लिया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, आपका जो HCl है उस HCl के सिक्रीशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। दूसरा अपन बोल सकते हैं ये क्या कोज करवाता है, इन्फ्लामेशन कोज करवाता है। क्या करवाता है, इन्फ्लामेशन कोज करवाता है। अब इन्फ्लामेशन जो है उसका कार्डिनल साइन क्या होता है, देखो वैसे तो कार्डिनल साइन का दूसरा नाम होता है वाइटल साइन। अपना जो वाइटल साइन है उस वाइटल साइन का दूसरा नाम आता है कार्डिनल साइन। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन जो है उसका कार्डिनल साइन अलग से आता है जिसको बोलते हैं अपन, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, हाइपरमिया भी बोलते हैं, रेडनेस को हाइपरमिया भी बोलते हैं, और लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शनलिसा भी बोलते हैं जिसको मेडिकल टर्म में। तो ये कार्डिनल साइन हो गया आपके इन्फ्लामेशन के। अब देखना NSAIDs का नाम सुना है आप लोगों ने, NSAIDs का मतलब क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। वो क्या करती हैं, इस कोक्स को इनहिबिट करती हैं। अगर कोक्स को इनहिबिट कर दिया, मान के चलो किसी को इंजरी हो गई, इंजरी होते क्या हुआ, सेल वाल टूटी, सेल वाल टूटते ही फॉस्फोलिपिड जो है वो रिलीज हुए। फॉस्फोलिपिड पे आपका सडनली एक एंजाइम काम किया जिसको बोलते हैं अपन फॉस्फोलाइपेज, और फॉस्फोलाइपेज ने क्या किया कि जो एराकिडोनिक एसिड होता है उस पर जो एक एंजाइम काम है कॉक्स वो करता है आपका, फिर वो क्या रिलीज़ करता है प्रोस्टाग्लैंडिन आपका क्या करवाता है, इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है, जिससे क्या होता है पेशेंट को वहाँ पर रेडनेस भी होगी, पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी और लॉस ऑफ फंक्शन भी होगा। तो हम क्या दे रहे हैं उसको, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। देखो इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये वाला इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो NSAIDs क्या करेगी, जो कोक्स है उसको इनहिबिट कर देंगी। कोक्स को इनहिबिट करते क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या होगा, रिलीज नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ही नहीं, और प्रोस्टाग्लैंडिन अगर नहीं बनेगा तो इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा, और इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा तो ना तो पेन होगा, ना ही स्वेलिंग होगी, ना ही रेडनेस होगा, ना ही लॉस ऑफ फंक्शन होगा, आया ना। चलो ठीक है। दूसरा एराकिडोनिक एसिड की यहाँ पे एंजाइम का जो काम करता है वो कोक्स की प्रेजेंस में आपका बनाता है थ्रोम्बोक्सेन, यहाँ पे बनाता है आपका थ्रोम्बोक्सेन। और थ्रोम्बोक्सेन क्या करता है आपका,
प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि प्लेटलेट को अपनी तरफ बुलाता है, इकट्ठा करता है। अब प्लेटलेट यहाँ पे अगर इकट्ठा हो रही हैं तो आपको पता है कि ब्लीडिंग के चांसेस वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एस्पिरिन जो है वो क्या करती है, इस थ्रोम्बोक्सिन को क्या करती है, इनिबिट करती है। और थ्रोम्बोक्सिन अगर इनिबिट हो गया यहाँ पे तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, मतलब ब्लड क्लोटिंग जो है पेटेंसी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? चलो ठीक है। नेक्स्ट वन अगर बात करूं कि यहाँ पे जो एरेकिडोनिक एसिड है, इस एरेकिडोनिक एसिड पे यहाँ पे एक एंजाइम काम और करता है जिसको बोलते हैं लिपोक्सिनेस। लिपोक्सिनेस, ये लिपोक्सिनेस क्या करता है कि एरेकिडोनिक एसिड को यहाँ पे क्या बनाता है, फिर एरेकिडोनिक से यहाँ पे बनाता है आपका ल्यूकोट्रांस। यहाँ पे इसने बनाया ल्यूकोट्रांस, और ल्यूकोट्रांस क्या करता है यहाँ पे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। और अगर यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम किया मतलब उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। इसीलिए जो एस्पिरिन जो है वो एस्पिरिन क्या करेगी, जो कोक्स को इनहिबिट कर देगी। अगर कोक्स को अगर उसने इनहिबिट कर दिया तो ज़्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, यहाँ पे ल्यूकोट्रांस बनेंगे। और ज़्यादा अमाउंट में अगर ल्यूकोट्रांस बनेंगे तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में पेशेंट को जो अस्थमा था वो अक्यूट कंडीशन है, कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, क्रोनिकली कंडीशन में आ जाएगा। या फिर अपन बोल सकते हैं कि एस्पिरिन जो है वो क्या कर देगा, यहाँ पे ब्रोंको या फिर अस्थमा है उसको क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। इसीलिए जो एस्पिरिन जो है वो अस्थमा वाले पेशेंट में क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है, अब देखना अगर यहाँ पे अस्थमा जो है इसके अगर आप दो फॉर्म निकालो कि अगर अस्थमा क्या है, यहाँ पे अक्यूट है, अक्यूट अस्थमा है, तो अक्यूट अस्थमा के लिए आप जो ड्रग तो चॉइस देते हो वो देते हो आप साल्बुटामोल। साल्बुटामोल सिरप में आती है। दूसरा अगर क्रोनिक अस्थमा है, अस्थमा क्या है, क्रोनिक है, उसमें जो आप ड्रग चॉइस देते हो वो देते हो आप साल्मेट्रोल। साल्मेट्रोल, ठीक है। अगर अस्थमा अक्यूट है तब आपकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है साल्बुटामोल, और क्रोनिक अगर अस्थमा है तब आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है आपकी साल्मेट्रोल। नेक्स्ट वन देखना, हिपेरिन। हिपेरिन देखो मोस्ट ऑफ एग्जाम में लगभग पूछा गया है हिपेरिन का एंटीडोट। हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है आपका प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट लगभग एग्जाम में पूछा गया है। हिपेरिन जो है उसका एंटीडोट क्या होता है, वो होता है प्रोटामीन सल्फेट। यहाँ देखना जो हिपेरिन होता है उस हिपेरिन के साथ में कभी भी वारफेरिन को नहीं देना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हिपेरिन के साथ में वारफेरिन को क्यों नहीं देते हैं। देखो दोनों ही एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप हिपेरिन के साथ में अगर वारफेरिन दोगे तो यहाँ पे चांसेस होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग के। और इंटरनल ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है ये भी पूछ लिया, तो वो होते हैं आपके जॉइंट, ठीक है। और जॉइंट में अगर ब्लीडिंग हो रही तो उस कंडीशन को बोलते हैं हिमार्थ्रोसिस। तो हिपेरिन है और वारफेरिन के साथ में कभी भी नहीं देना चाहिए, कि हिपेरिन को वारफेरिन के साथ में कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग है वो क्या करवा सकते हैं, कोज करवा सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है आपकी जॉइंट, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन हिमार्थ्रोसिस। समझ में आया। और यहाँ पे जो वारफेरिन है इस वारफेरिन का एंटीडोट होता है आपका विटामिन के। विटामिन के, और विटामिन के आपका क्या करवाता है, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10 का क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और बता दूँ कि एडीएच जो होता है, इस एडीएच की एक सिंथेटिक फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं अपन 1D अमाइनो 8D आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। ये क्या करवाती है, फैक्टर नंबर 8 का सिंथेसिस करवाती है। समझ में आया। तो यहाँ पे दो चीज़ और क्लियर होगी, विटामिन के क्या करती है, कौन से फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर है उसका सिंथेसिस करवाती है। तो फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 का क्या करवाता है, विटामिन के आपका सिंथेसिस करवाता है। और विटामिन के जो होता है वो वारफेरिन का क्या होता है, एंटीडोट होता है। दूसरा फैक्टर नंबर 8 का सिंथेसिस कौन करवाता है, तो फैक्टर नंबर 8 जो है उसका जो सिंथेसिस करवाता है वो करवाता है आपका एक फॉर्म, सिंथेटिक फॉर्म होती है एडीएच की जिसको बोलते हैं अपन 1,8-D आर्जिनिन 8D अमाइनो वेसोप्रेसिन। ठीक है, ये है। चलो नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ कॉपर की,
नेक्स्ट वन अगर बात करें कॉपर की, तो जो कॉपर है, कॉपर जो है, इस कॉपर के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे एक डिजीज़ आती है जिसको बोलते हैं अपन विल्सन डिजीज़, विल्सन्स डिजीज़, ठीक है। और विल्सन डिजीज़ से रिलेटेड एक नाम हो रहा था जिसको बोलते हैं अपन विल्म्स ट्यूमर, विल्म्स ट्यूमर। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विल्म्स ट्यूमर रिलेटेड ऑर्गन का नाम देते हैं, वहाँ पे आता है किडनी। तो विल्म्स ट्यूमर जो होती है वो किडनी की एक ट्यूमर होती है। यहाँ पे होती है आपकी विल्स डिजीज़, ठीक है। विल्स डिजीज़ का मतलब क्या है, देखना, ग्लोबिन का एक टाइप होता है, जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसका एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं अपन सेरुलोप्लाज्मिनोजन, सेरुलोप्लाज्मिनोजन। और ये सेरुलोप्लाज्मिनोजन की एक क्वालिटी होती है, ये क्या करती है कि जो कॉपर होता है, इस कॉपर का जो फ्री रेडिकल्स होता है, कॉपर के जो फ्री रेडिकल्स हैं, उन फ्री रेडिकल्स को बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या होती हैं, डिपॉजिट होने से रोकती हैं। समझ में आया? अगर कॉपर जो है उसका अगर बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल्स कॉपर के बनते हैं, तो उसको डिपॉजिट होने से रोकती है आपकी कौन, सेरुलोप्लाज्मिनोजन। अगर वो डिपॉजिट हो गए तो मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं आपके लीवर और ब्रेन, ठीक है। उस कंडीशन में आपका लीवर फेलियर जो हो सकता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हिपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होता है कि लीवर फेलियर होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए जो कॉपर है, इस कॉपर का आप एक एंटीडोट देते हैं जिसको बोलते हैं अपन डी पेनिसिलेमाइन। ये आपका एंटीडोट होता है कॉपर का। और यहाँ देखना, अगर कॉपर आपका डिपॉजिट हो गया तो कॉपर आपके जो आई के अंदर क्या होता है, एक रिंग बनाता है येलो कलर। कॉपर डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे आई के अंदर आपको क्या है, एक रिंग देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं अपन केसर फ्लिसर रिंग। समझ में? आई के अंदर आपका कॉपर डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, आपको एक रिंग दिखाई देती है जिसको बोलते हैं अपन केसर फ्लिसर रिंग, ठीक है। तो ये आपका था कॉपर, और कॉपर का जो एंटीडोट होता है वो होता है आपका डी पेनिसिलेमाइन। चलो नेक्स्ट वन, हाइपरटेंशन का नाम सुना है? प्रेगनेंसी के अंदर 4 तरह के हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलते हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्सिया और दूसरा इक्लेम्सिया और दूसरा क्रोनिक हाइपरटेंशन। यहाँ देखना, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्सिया और क्रोनिक हाइपरटेंशन, इन तीनों के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है वो सेम ही बनती है। यहाँ पे इनकी जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है वो आती है आपकी मेथाइलडोपा और लेबिटालोल, ठीक है। और इक्लेम्सिया जो आपका है, इस इक्लेम्सिया के लिए आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है वो आती है आपकी MgSO4। और MgSO4 जो है उसका एंटीडोट होता है वो होता है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। याद रखना कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने के बाद में जो पेशेंट है जिसने ब्लड को रिसीव किया है, उसमें चांसेस होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के, टिटानी की कंडीशन के, उसमें चांसेस होते हैं। तो जस्ट आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करते हैं आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन, ठीक है। किस लिए? जो हाइपोकैल्सीमिया की जो कंडीशन है, टिटानी की जो कंडीशन है, उसको रिड्यूस करने के लिए आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है उसका ड्रग ऑफ चॉइस एंटीडोट जो है वो किसका है, MgSO4 का। और MgSO4 जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, इक्लेम्सिया की। समझ में आया? चलो ठीक है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ, अपनी जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है आपकी, वो आती है आपकी ICP, ठीक है। अगर इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है, उस इंट्राक्रेनियल प्रेशर का अगर इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर जो होता है वो बढ़ रहा है,
तो उस कंडीशन में क्या देते हैं, यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है आपकी आईसीपी के लिए, वो आती है आपकी मैनिटोल, ठीक है। और मैनिटोल क्या होती है, एक ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है, ठीक है। इसकी एक क्वालिटी होती है कि बॉडी के अंदर अगर जो मैनिटोल जो है आप बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ कर रहे हो, तो ये 0% भी क्या नहीं होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती। साथ में निकलती तो है, लेकिन साथ के अंदर वाटर भी लेकर के निकलती है, समझ में। ये क्वालिटी होती है किसकी, मैनिटोल की। और मैनिटोल क्या है, एक ऑस्मोटिक डायरेटिक है, जो कि आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, आईसीपी की। और यहाँ देखना आईसीपी जो है, इंट्राक्रेनियल अगर प्रेशर है, उसको मेज़रमेंट के लिए यहाँ पे कैथेटर यूज़ में लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपन न्यूरोवेंट पी का कैथेटर, न्यूरोवेंट पी। ये कैथेटर अपन क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। तो आज की जो ड्रग ऑफ चॉइस थी वो ये है, और बाकी जो ड्रग ऑफ चॉइस जो बची हुई हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।